Hello students, myself Dr. Prana Sharma, lecturer of Political Science. Students, आज हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर BA पार्ट 3 यूनिट 2 थॉमस हॉब्स के राज दर्शन में निरंकुशतावाद और व्यक्तिवाद के तत्व का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, इसके पहले हम हॉब्स के बारे में, उसका जीवन परिचय, सामाजिक समझौता सिद्धांत, वो क्या परिस्थितियाँ थी जिसके कारण हॉब्स ने मानव का इस प्रकार का स्वभाव संबंधी चित्रण किया, प्राकृतिक अवस्था कैसी थी, प्राकृतिक अधिकार क्या थे, उस समय की स्थितियाँ क्या थी, इन सब के बारे में अध्ययन किया था। उसी क्रम में आज हम हॉब्स के राज दर्शन में निरंकुशतावाद और व्यक्तिवादी तत्व के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। मैक्सी के अनुसार निरंकुशतावादी होते हुए भी हॉब्स आदि से लेकर अंत तक एक व्यक्तिवादी है, अर्थात हॉब्स एक व्यक्तिवादी विचारक है जो कि व्यक्ति के स्वतंत्रता का समर्थक है। सेबाइन के शब्दों में हॉब्स ने एक व्यक्तिवादी के रूप में अपने विचारों का प्रारंभ में प्रतिपादन किया, परंतु उसके विचारों का अंत निरंकुशतावाद में होता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रारंभ में जो परिस्थितियां थी उनसे परेशान होकर हॉब्स ने एक ऐसी शासन व्यवस्था की स्थापना करना चाहा जिसमें सभी व्यक्ति अपने अधिकार लेव्याथन रूपी संप्रभु को सौंप देंगे और वो सबकी रक्षा के लिए सदैव खड़ा होगा। तो जब हम व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो हॉब्स व्यक्तिवादी होता है, और जब हम हॉब्स की संप्रभु को सर्व संप्रभु मानते हैं तो वो निरंकुशतावादी कहलाता है। निरंकुशतावाद के तत्व। हॉब्स के राजनीतिक चिंतन में सबसे बड़ी विशेषता है कि निरंकुश तथा अपरिमित संप्रभुता का सिद्धांत। यद्यपि हॉब्स से पूर्व ही बोंदा यह कह चुका था कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का बंधन या सीमा नहीं है। वह इतना अवश्य ही मानता था कि प्राकृतिक कानून, ईश्वरीय कानून तथा अपनी संपत्ति की रक्षा करने का व्यक्ति का अधिकार, ये सब संप्रभुता की सीमाएं निर्धारित करते हैं। इसी प्रकार हॉब्स ने भी निरंकुशतावादी तत्व उसके लेव्याथन में दिखाई देते हैं। उसकी पुस्तक लेव्याथन में राज्य के निरंकुशतावाद का एक संगोपांग तथा क्रमबद्ध सिद्धांत विकसित किया गया है और संप्रभु को उन समस्त बाधाओं व सीमाओं से मुक्त कर दिया जो फ्रेंच विचारक बोंदा ने उस पर लगाई थी। सेबाइन का कहना है कि बोंदा ने संप्रभुता पर जो असंगतिपूर्ण मर्यादाएं आरोपित की थी, हॉब्स ने उसे बिल्कुल मुक्त कर दिया। वाहन ने लिखा है कि हॉब्स ही वह दार्शनिक है जिसने संपूर्ण रूप से निरंकुश प्रभुसत्ता की धारणा का प्रतिपादन किया है। हॉब्स के द्वारा प्रतिपादित सामाजिक समझौता सिद्धांत के परिणाम स्वरूप निरंकुश राज्य की उत्पत्ति होती है। प्राकृतिक अवस्था शाश्वत संघर्ष की अवस्था थी जिसका अंत करने के लिए लोगों ने यह एक सामान्य सत्ता की स्थापना पर बल दिया। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ एक समझौता या अनुबंध या करार करता है। प्रत्येक व्यक्ति इस आशय की शपथ लेता है कि मैं अपने सभी अधिकार इस व्यक्ति को इस शर्त पर दूंगा कि तुम भी अपने समस्त अधिकार, अपने पर शासन करने के अधिकार लेव्याथन अर्थात इस व्यक्ति को दे दोगे। हॉब्स ने इसे लेव्याथन कहा है। दूसरे शब्दों में यही संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शासक या सर्वोच्च अधिकार प्राप्त संप्रभु है। हॉब्स के संप्रभु अथवा लेव्याथन की कुछ विशेषताएं हैं, वो इस प्रकार हैं। संप्रभुता असीमित है। हॉब्स की संप्रभुता की सबसे प्रमुख विशेषता उसकी असीमितता है। संप्रभु सत्ताधारी ईश्वरीय, प्राकृतिक या अन्य किसी भी कानून से बाध्य नहीं है। राजकीय कानून संप्रभु की आज्ञा मात्र हैं और वह उनसे ऊपर है। उस पर यदि कोई अंकुश या नियंत्रण लगाया जाए
तो फिर वह संप्रभु ही नहीं रह जाता है। इस प्रकार संप्रभुता पूर्णतया असीम और निरंकुश है। नेक्स्ट है संपत्ति का सृष्टा और नियामक। होब्स के अनुसार संपत्ति की सृष्टि भी संप्रभु ही करता है, क्योंकि संपत्ति के कानूनी अधिकार का जन्म राज्य के साथ हुआ है। संपत्ति का सृष्टा संप्रभु ही होने के कारण संप्रभु जब चाहे व्यक्ति से उसकी संपत्ति ले सकता है। इस प्रकार हॉब्स बौंदा के इस विचार को स्वीकार नहीं करता कि कर लगाने के लिए जन स्वीकृति आवश्यक है। नेक्स्ट है संप्रभु न्याय का स्रोत। हॉब्स के अनुसार न्याय का एकमात्र स्रोत संप्रभु ही है। शासक को न्याय का स्रोत और न्यायाधीश को सिंहासन के नीचे के सिंह कहकर हॉब्स ने न्यायिक स्वतंत्रता के सिद्धांत का खंडन किया है। इस प्रकार हॉब्स की विचारधारा में शक्ति विभाजन तथा नियंत्रण व संतुलन के लिए भी कोई स्थान नहीं है। नेक्स्ट है अधिकार केवल संप्रभु में निहित। हॉब्स में राज्य में हॉब्स विद्यमान किसी भी व्यक्ति, परिवार, चर्च या अन्य किसी समुदाय के अधिकारों को स्वीकार नहीं करता और इस बात का प्रतिपादन करता है कि व्यक्ति और समुदायों का एकमात्र स्रोत संप्रभु है। उन्हें केवल वे ही अधिकार प्राप्त हो सकते हैं जो संप्रभु के द्वारा स्वीकार किए जाएं। व्यक्ति या समुदाय संप्रभु के विरुद्ध किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकते। इस संबंध में हॉब्स एक अपवाद अवश्य ही स्वीकार करते हैं और वह है व्यक्ति की आत्म की सुरक्षा। मतलब व्यक्ति की आत्मा की सुरक्षा का अधिकार स्वयं व्यक्ति के पास है, लेकिन सिर्फ कहने मात्र का, क्योंकि हॉब्स का जो संप्रभु है वो सर्वसत्ताधारी है, युद्ध और शांति का निर्णायक। हॉब्स न केवल आंतरिक क्षेत्र में ही वरन अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी संप्रभुता की असीमितता का प्रतिपादन करता है और उसके अनुसार युद्ध और शांति का एकमात्र निर्णायक संप्रभु ही है। संप्रभु के द्वारा दूसरे राज्य के साथ युद्ध, शांति या समझौते का मार्ग अपनाया जा सकता है। उसे अपनी इच्छा के अनुसार सैनिक शक्ति के प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट है संप्रभुता अविभाज्य और अदेय है। मतलब संप्रभुता को विभाजित नहीं किया जा सकता, किसी को दिया नहीं जा सकता। हॉब्स के अनुसार संप्रभुता अविभाज्य और अदेय है। संप्रभु सत्ताधारी संप्रभुता का कोई भी गुण किसी अन्य को हस्तांतरित नहीं कर सकता है और ना ही किसी अन्य को उसके प्रयोग में भागीदार बना सकता है। नेक्स्ट आता है संप्रभुता का क्षेत्राधिकार सर्वव्यापी। संप्रभुता का क्षेत्राधिकार राज्य में सर्वव्यापी है और कोई भी व्यक्ति या समुदाय इससे मुक्ति का दावा नहीं कर सकता है। स्टूडेंट्स, हमने पहले ही पढ़ा था कि जो समझौता था वो कैसा था। वो हर एक व्यक्ति इस आधार पर, इस शर्त पर अपने सारे अधिकार लेवियाथन रूपी संप्रभु देगा कि तुम भी अपने सारे अधिकारों को समर्पण किसको कर दोगे? लेवियाथन को। तो इस प्रकार संप्रभुता का क्षेत्राधिकार सर्वव्यापी है। तो इस प्रकार हमने इसकी सारी विशेषताएं पढ़ी है। जैसे कि हॉब्स ने शासक को सभी परंपराएं, प्रतिबंधों से मुक्त करके ऐसे संप्रभु का प्रतिपादन किया है जो विधि, प्रशासन, अधिकार, न्याय, नैतिकता, युद्ध, शांति और धर्म का एकमात्र स्रोत है। हॉब्स का स्पष्ट मत है कि जनता का एकमात्र कार्य संप्रभु के आदेशों का पालन करना है, चाहे वे आदेश ईश्वरीय और प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध ही क्यों न हो। संप्रभु को जनता की संपत्ति छीनने का, यहाँ तक कि उसके प्राणों को लेने का भी अधिकार है, क्योंकि जनता की संपत्ति और प्राण उसकी सत्ता से ही सुरक्षित हैं। व्यक्तिवाद के तत्व मैक्सी के अनुसार, तो ये सारे हो गए हमारे निरंकुशतावादी तत्व। अब आता है व्यक्तिवादी तत्व। तो व्यक्तिवादी के तत्व मैक्सी के अनुसार यह है कि हॉब्स का लेवियाथन केवल संप्रभु के सिद्धांत का और राज्य को एक साधन के रूप में मानने का ही ग्रंथ नहीं है, वह व्यक्तिवाद का भी प्रबल समर्थक
है। हॉब्स ने जहाँ एक और निरंकुश तथा असीमित संप्रभुता का प्रतिपादन किया है, वहीं दूसरी ओर उसने विचारधारा में व्यक्तिवाद के भी स्पष्ट और प्रबल दर्शन करवाए हैं। यह बात असंगतिपूर्ण लगने पर भी पूर्णतया सत्य है। व्यक्तिवाद की मूल धारणा यह है कि जितने भी संघ, समुदाय, संस्थाएं और राज्य हैं, वो व्यक्तियों के द्वारा ही निर्मित हैं। व्यक्ति ही उनकी इकाई है और ये सब अपने में सम्मिलित व्यक्तियों से अधिक या भिन्न कुछ भी नहीं है। मतलब हॉब्स के विचारों में व्यक्तिवादी धारणा हमें पूरी तरह से स्पष्ट रूप से नज़र आती है। हम कई रूपों में उसके व्यक्तिवाद को देख सकते हैं, जैसे कि मानव स्वभाव संबंधी धारणा। हॉब्स की मानव स्वभाव संबंधी धारणा व्यक्तिवादी विचारधारा के अनुकूल है, समाजवाद या आदर्शवाद के अनुकूल नहीं है। हॉब्स अरस्तु के समान व्यक्ति को एक सामाजिक प्राणी नहीं मानता है, उसको एक असामाजिक प्राणी मानता है जो आत्मकेंद्रित है और मनोवेगों, अहम और लोभ से प्रेरित है। हॉब्स की विचारधारा के अंतर्गत वह व्यक्तिवाद का मनोवैज्ञानिक तत्व है और इनके आधार पर केवल व्यक्तिवादी धारणा की रचना हो सकती है। नेक्स्ट आता है राज्य एक कृत्रिम संस्था है। हॉब्स के समझौता संबंधी विचारों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि समाज या राज्य तो सिर्फ कृत्रिम संस्था है जिसका उपयोग मनुष्य अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए करता है। राज्य साधन है और व्यक्ति साध्य। हॉब्स के चिंतन में राज्य एक साधन है और व्यक्ति साध्य। राज्य के लिए व्यक्ति का निर्माण होता है, राज्य के लिए व्यक्ति का निर्माण नहीं होता, बल्कि व्यक्ति की सुरक्षा और शांति के लिए राज्य का निर्माण होता है। हॉब्स के दर्शन में व्यक्ति या व्यक्तिगत स्वार्थ के अतिरिक्त जन समुदाय या सामान्य इच्छा या सार्वजनिक हित का कोई नाम या फिर धारणा नहीं है। नेक्स्ट है आत्म संरक्षण का अधिकार। हॉब्स के अनुसार अपने जीवन की रक्षा के लिए ही प्राकृतिक दशा का अंत करने के उद्देश्य से मनुष्यों ने सामाजिक समझौता किया था। जैसा कि स्टूडेंट्स हमने अपने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि उस समय क्या परिस्थितियाँ थी, प्राकृतिक अवस्था कैसी थी, क्या कारण थे जिन कारणों से हॉब्स ने मानव का इस प्रकार का स्वभाव संबंधी चित्रण किया है। राज्य का अधीनता स्वीकार की थी। राज्य के बन जाने से उसके शेष सब अधिकार समाप्त हो जाते हैं, किंतु आत्म संरक्षण का अधिकार समाप्त नहीं होता। राज्य के अस्तित्व का उद्देश्य ही व्यक्ति के जीवन की रक्षा है। यदि राज्य का कोई नियम नागरिक के जीवन पर आघात करता है तो वह इसका विरोध कर सकता है। हॉब्स के शब्दों में जनता प्रभु की आज्ञा उसी समय तक मानने के लिए बाध्य है जब तक उसमें जनता को संरक्षण प्रदान करने की शक्ति हो। प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह संप्रभु की ऐसी आज्ञाओं का पालन न करे जिसमें उसे अपने आप को मारने, घायल करने, अंग भंग करने या किसी प्रकार की क्षति करने का आदेश हो। हॉब्स का व्यक्ति सेना में भर्ती होने से मना कर सकता है और केवल इतना ही नहीं, हॉब्स तो व्यक्ति को जेल से भाग जाने का भी परामर्श देता है। तो इन सब चीज़ों से क्या पता लगता है स्टूडेंट्स कि हॉब्स एक व्यक्तिवादी विचारक था। नेक्स्ट है राज्य के कार्यों की निषेधात्मक धारणा। आर्थिक क्षेत्र में हॉब्स हस्तक्षेप की नीति का समर्थन करता है। हॉब्स ने स्पष्ट कहा है कि उसके राज्य में व्यक्तियों को खरीदने, बेचने, आर्थिक संविदा करने, भोजन, व्यवसाय आदि चुनने एवं अपनी इच्छा के अनुकूल अपने बच्चों को शिक्षित करने का अधिकार प्राप्त है। वस्तुतः उसने आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति का विचार दिया हो जो आधुनिक व्यक्तिवादियों के विचार से पूर्णतः मेल खाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हॉब्स के बारे में यह कथन सही है कि हॉब्स निरंकुशतावादी होते हुए भी पूर्ण रूप से व्यक्तिवादी है। डनिंग के शब्दों में उसके सिद्धांत में राज्य की शक्ति का उत्कर्ष होते हुए भी इसका मूल आधार पूर्ण रूप से व्यक्तिवादी है। वस्तुतः संप्रभु की सर्वोच्च शक्ति उसके व्यक्तिवाद का आवश्यक पूरक है। व्यक्ति के
हित पर बल देने के कारण हॉब्स को आधुनिक व्यष्टिवाद का अग्रदूत कहा जा सकता है। आत्मसंरक्षण के लिए व्यक्ति को संप्रभु की आज्ञा के प्रतिरोध का अधिकार देकर हॉब्स ने उसकी निरंकुश सत्ता को बहुत कुछ गौण बना दिया है। उसने अपने इस नवीन विचार का विकास किया कि राज्य केवल व्यक्ति के साथ व्यक्ति के समझौते से जन्म ग्रहण करता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमने पढ़ा हॉब्स के विचारों में निरंकुशतावादी और व्यक्तिवादी तत्व। तो इससे हमें बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि हॉब्स एक व्यक्तिवादी विचारक होने के साथ साथ उसके विचारों में निरंकुशतावादी तत्व भी प्रधानता रखता है। तो निष्कर्षतः हम यही कह सकते हैं कि हॉब्स व्यक्तिवादी होने के साथ साथ निरंकुशतावादी भी था। हॉब्स की एक महान देन उसका व्यक्तिवाद है और प्रभुसत्तावादी हॉब्स के विचारों में हमें व्यक्तिवाद का प्रबल समर्थन मिलता है। उसने व्यक्ति के कल्याण और सुरक्षा को साध्य घोषित किया। उसने राज्य को निरंकुश अधिकार इसी दृष्टि से दिए कि वह राज्य में शांति स्थापित रखे, व्यक्तियों का जीवन संपत्ति सुरक्षित रखे। वेपर ने कहा है, इंडीड ही इज़ one of the great stylists of English political philosophy, worthy to rank with such masters of English prose as Hooker and Milton and Burke। तो स्टूडेंट्स, हमने हॉब्स के राजनीतिक चिंतन के इतिहास में योगदान को पढ़ा, उसके निरंकुशतावादी तत्व को पढ़ा और हॉब्स के व्यक्तिवाद को पढ़ा। यहाँ हमारा सेकेंड यूनिट का थॉमस हॉब्स ये चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू।